हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कि भैया हम पिछले 2 दिनों से बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन अर्थात जीव विज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं। गाइज, अब तक मैंने आपको 2 क्लासों में क्या पढ़ाया है, ओवरऑल 5 मिनट में साथियों मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए भैया, बायोलॉजी हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों? जीव विज्ञान। गाइस, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने कहा बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है साथियों, ये भैया 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, बायोज और लोगोज। दोनों ही साथियों लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनका मतलब क्या होता है समझिए। बायोज का मतलब होता है ऑल लिविंग, यानी कि सभी प्रकार के सजीव, सभी प्रकार के सजीव। और लोगोज का मतलब क्या होता है बेटा? टू स्टडी, यानी कि किसी चीज के बारे में अध्ययन करना। किसी चीज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? लोगोज कहलाता है, टू स्टडी। तो यहां से बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन निकली? देखिए बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है बेटा बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? लिविंग्स के बारे में, सजीवों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सजीव है क्या? तो बेटा मैंने आपको बताया, सजीवों की जो संरचना होती है बेटा वो किससे बनी होती है? सेल से, कोशिकाओं से। यानी कि बेटा साइंस ये कहती है कि जो सजीव है फिक्स है साथियों, उसमें कोशिका होगी। तो सजीवों की संरचना किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की। और निर्जीव की संरचना किसकी बनी होती है बेटा? एटॉम्स की, परमाणु की। जैसे कि टीवी, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, कूलर, पंखा, फ्रिज, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी नॉन लिविंग्स है, ये सभी निर्जीव है। लेकिन हम सजीवों की बात करें तो साथियों हम ह्यूमन बींग्स इसी में ही आते हैं। जितने भी जानवर है साथियों, जितने भी पादप है, पेड़ पौधे, अब बात करें उभयचर की, रेप्टाइल्स की, सरीसृप की, बेटा ये सभी ही क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, कवक और बेटा शैवाल, एल्गी, ये सभी क्या है? ये सभी बेटा लिविंग्स है, ये सभी सजीव है। तो हम बेटा सजीवों के कैरेक्टर पढ़ रहे थे। हम भैया लिविंग्स के, हम सजीवों के क्या पढ़ रहे थे बेटा? सजीवों के कैरेक्टर पढ़ रहे थे। सजीवों के क्या पढ़ रहे थे? हम कैरेक्टर पढ़ रहे थे। अब तक हमने सजीवों के कौन कौन से लक्षण पढ़ लिए बेटा? वो गौर से देखिए, वो ध्यान से देखिए, हम आपको अच्छे से बताते हैं। अब तक हमने लिविंग्स के 6 कैरेक्टर पढ़ लिए। देखिए, नंबर 1 पर बात करते हैं कोशिकीय संगठन की। कोशिकीय संगठन, जिसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि सजीव वो ही है जिसमें कोशिकाओं का संगठन होता है और जीवित कोशिका होती है, और किस तरीके से एक कोशिका से बेटा पूरे लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था भैया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ाया था ना, कि सजीवों की जो कोशिका होती है उन कोशिका में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था बेटा मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचयन या चाप कह सकते हो। चौथा मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। पांचवा मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेशन के बारे में, यानी कि पाचन के बारे में। और नंबर 6 पर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा रेस्पिरेशन। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है मैंने आपको ये बताए थे। तो बेटा ये सभी लिविंग्स जो होते हैं, सजीव जो होते हैं बेटा, उनके लक्षण हैं, उनके कैरेक्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नंबर 7 पर कि सजीवों के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं।
तो 2 क्लासों में इतनी सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है बेटा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, कल की वीडियो और परसों की वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो आप जाकर देख सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने बिल्कुल कल से नहीं परसों से बेटा बायोलॉजी की बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत की है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, पेन कॉपी ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए साथियों, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपके आसपास जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनको बायोलॉजी जीव विज्ञान कठिन लगती है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुझे 5 दिन दे दीजिए। अगर आपको बायोलॉजी से प्यार ना हो जाए तो कहना आप। सिर्फ 5 दिन में साथियों मैं आपको बायोलॉजी से लगाव करवा दूंगा। बायोलॉजी से लगाव हो जाएगा आपको बेटा। अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है गाइज, तो हम अब हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पर देखते हैं कि और सजीवों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिनसे सजीवों की पहचान की जा सके। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं सजीवों के अगले लक्षण की, नंबर 7 की। तो 7वां हमारा लक्षण है एक्सीरेशन। एक्सीरेशन को हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। क्या होता है बेटा उत्सर्जन? मैं आपको बता दूं, जितने भी सजीव है साथियों, सभी सजीवों में ये लक्षण पाया जाता है एक्सीरेशन का, उत्सर्जन का। वो किसी न किसी चीज का उत्सर्जन करते हैं। अब बात आती है कि उत्सर्जन क्या है। तो देखिए बेटा, हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी बॉडी में बेटा हर रोज बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, ये आप सभी को पता है। अगर केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, तो कुछ चीजें अच्छी बनेगी और कुछ चीज बेटा वेस्ट बनेगी, यानी कि खराब बनेगी। जो अच्छी चीजें हैं बेटा वो तो हमारे शरीर में काम आ जाएगी, लेकिन जो वेस्ट पदार्थ है, उन वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगर बेटा ये जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे, तो हमारे शरीर के अंगों को, हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर के ऊतकों को ये डैमेज कर देंगे, जिससे साथियों हमारे शरीर को हानि होगी। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। मैंने कहा हमारी बॉडी में हर रोज बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिनके तहत हमारी बॉडी में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जहरीले यौगिकों का निर्माण होता है। और बेटा इन जहरीले यौगिकों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। देखिए मैं लिख देता हूं, हमारी बॉडी में या फिर हमारी बॉडी में हर रोज बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिनके तहत मैंने कहा हमारी बॉडी में हर रोज बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिनके तहत हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कह दीजिए आप, या टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीले यौगिक कह दीजिए, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है भैया? उत्सर्जन कहलाता है, एक्सीरेशन कहलाता है। देखिए मान लीजिए
कोई दो चीजें आपस में जुड़ी या दो चीजों ने आपस में क्रिया की, तो साथियों किसी तीसरी चीज का निर्माण होगा। मान लीजिए सी और डी का निर्माण हुआ और साथ ही साथ में कुछ वेस्ट पदार्थ बनता है। जो चीजें आपस में जुड़ती है, जो चीज आपस में क्रिया करती है बेटा, वो होता है अभिकारक। जो चीजें बनती है वो होता है उत्पाद, और ये है बेटा अपशिष्ट पदार्थ। जो वेस्ट बना है ये अपशिष्ट पदार्थ होता है। वैसे ही बेटा हमारी बॉडी में हर रोज बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, जिनके तहत साथियों कुछ अच्छी चीजें बनती है और कुछ खराब चीजें बनती है, यानी कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब हमारी बॉडी में गाइस जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो क्या क्या है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड है, पसीना है, क्रिएटिनिन है, और बात करें तो अमोनिया है, और बात करें तो यूरिक एसिड है, और बात करें तो यूरिया है। ये गाइस हमारी बॉडी में हानिकारक चीजें हैं, अपशिष्ट पदार्थ है। अगर ये आपकी बॉडी में रहेंगे बेटा तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे, आपके शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे, आपके शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे, आपके शरीर के ऊतकों को ये नष्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसलिए बेटा इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही बेटा उत्सर्जन कहलाता है। मैं आपको बता दूं साथियों, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी। क्या होता है बेटा? किडनी। किडनी किसका निर्माण करती है भैया? यूरिन का, यानी कि मूत्र का, और मूत्र के थ्रू ही साथियों सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। इसलिए भैया आपकी किडनी को मुख्य उत्सर्जी अंग कहा गया है। ये बेटा इनमें से ये तीन, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बेटा जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये हमारे शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में से माने जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया बेटा कि उत्सर्जन क्या होता है। तो मैंने कहा कि हमारे बॉडी में हर रोज प्रतिदिन बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके तहत अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। बेटा वो अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, पसीना हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया हो सकता है। बेटा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, एक्सीडेशन कहलाता है। बेटा पादपों में भी उत्सर्जन होता है, ये सजीवों के लक्षण है बेटा। जब हम उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे गाइज तब आपको समझ में आएगा, तब हम आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे उत्सर्जन के बारे में, क्या होता है उत्सर्जन। इतनी बात आपको समझ में आई? बोलो भैया। अगर आ गई है गाइज तो अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर की कि और सजीवों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। गाइज इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं हम नंबर 8वें कैरेक्टर की कि सजीवों का 8वां लक्षण क्या हो सकता है। देखिए बेटा ये सभी बेटा काम आने वाले हैं आपके आगे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब, कि भाई श्वसन क्या होता है, पाचन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ये सभी बेटा मैं कोशिका के बारे में आपको 10 से 12 घंटा तक पढ़ाने वाला हूं, कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर में। इसलिए बेटा हर चीज काम की है, या मिस मत करना बेटा। ये जो शब्द मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे आपके चैप्टरों में काम आने वाले हैं। इसलिए एक एक क्लास एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। ओके बेटा अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रजनन। देखिए बेटा प्रजनन क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो अपनी जैसी जाति का निर्माण करना ही बेटा क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अपनी जैसी जाति का निर्माण करना क्या कहलाता है भैया? रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ये एक प्रकार की जैविक अभिक्रिया है। जैविक अभिक्रियाओं का मतलब होता है बेटा जो हमारे शरीर में होती है उन क्रियाओं को कहा जाता है जैविक क्रिया।
वाइटल रिएक्शन है गाइज, एक प्रकार का रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या होता है बेटा? हमारी जैसी जाति का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। अब बात यह आती है कि भैया हम प्रजनन क्यों करते हैं? ताकि गाइज हमारे व्यवहार को प्रबल रख सके, हमारी जाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके, हमारी जाति के विकास के लिए बेटा हम प्रजनन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जीवों को हम चिड़ियाघर में रखते हैं ताकि उनकी प्रजाति खत्म हो जाती है, तो उन्हें, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनकी प्रजाति खत्म हो गई, जैसे कि डायनासोर अब नहीं है, उनकी प्रजाति खत्म हो गई। तो बेटा अगर हम भी प्रजनन नहीं करेंगे, हम भी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे बेटा, तो एक ना एक दिन हमारी जाति प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी जैसी जाति का निर्माण करना, अपनी जैसी संतान का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। प्रजनन करना अति आवश्यक है, यह आपके व्यवहार को प्रबल रखता है, अपनी जाति को विलुप्त होने से बचाता है और हमारे विकास को प्रबल रखने का कार्य करता है। इसलिए प्रजनन रिप्रोडक्शन करना अति आवश्यक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं साथियों आगे। तो भैया ये जो रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है भैया अलैंगिक प्रजनन। एक होता है बेटा लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। अब देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है बेटा? लैंगिक प्रजनन होता क्या है? तो भैया इसमें हम लैंगिक अंगों की सहायता से जो प्रजनन होता है बेटा वो होता है लैंगिक प्रजनन, और इसमें भैया लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, लैंगिक अंग भाग नहीं लेते और इसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं। जिससे आपको पता है नर जो होता है उसमें भैया वर्षण होता है, टेस्टिस होता है, और इससे किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। जो मादा होती है बेटा, मादा में क्या होते हैं? अंडाशय होता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ेंगे साथियों तो जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, और बेटा युग्मनज से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। और मैंने भी तो यही कहा है कि प्रजनन क्या है? अपनी जैसी जाति का निर्माण करना प्रजनन कहलाता है। जिसमें लैंगिक अंग भाग लेंगे साथियों वो होता है भैया लैंगिक प्रजनन, और जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते वो होता है अलैंगिक प्रजनन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल होगा भैया ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति। सिंपल सा उदाहरण। अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण भैया पादप है। पादप तो नहीं कह सकते, लेकिन पादप जो होता है बेटा उसमें लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। इतनी बात क्लियर है? मैं आपको बता देता हूं साथियों अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। मान लीजिए बेटा कोई पौधा है, मान लीजिए भैया ये कोई पौधा है, इसका एक भाग यह निकला हुआ है। अब ये भाग बेटा टूट करके अगर ये जमीन पर गिर गया तो बेटा इसी भाग से नए पौधे का निर्माण होना, ये होता है बेटा अलैंगिक प्रजनन। अब मुझे ये बताओ साथी इसमें कोई लैंगिक अंगों ने भाग लिया है क्या? नहीं। लेकिन पादपों में बेटा लैंगिक अंग भी भाग लेते हैं। पादपों में जो प्रजनन होता है बेटा वो भैया कैसा होता है? लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, गुलाब का पत्ता है, गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल की डाली को आपने तोड़ करके भैया एक जमीन पर गाड़ दिया यहाँ पर, तो इससे ही बेटा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। होता है नहीं होता? तो वो होता है बेटा अलैंगिक प्रजनन। बोलो क्या कहानी आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको इतना बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, पाचन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सारी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये कैरेक्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? देखिए एक बार और रिवीजन करवाता हूं। रिप्रोडक्शन प्रजनन क्या होता है? अपनी जैसी जाति का निर्माण करना, अपनी जैसी संतान का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने व्यवहार को प्रबल रख सके, अपनी जाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके, इसलिए बेटा हम प्रजनन करते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन जिसमें हम लैंगिक अंगों का भाग लेते हैं, और एक होता है अलैंगिक प्रजनन, इसमें हम लैंगिक अंगों का भाग नहीं लेते।
यानी कि ऐसा प्रजनन जो बेटा लैंगिक अंगों की सहायता से हो रहा हो वो लैंगिक प्रजनन होता है, और ऐसा प्रजनन जो भैया लैंगिक अंगों की सहायता से नहीं हो रहा है वो होता है बेटा अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के बारे में मैंने आपको बताया, अलैंगिक प्रजनन के बारे में मैंने आपको बताया। तो 8वां कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 9वें और 10वें की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं सजीवों के 9वें कैरेक्टर की कि भैया सजीवों का 9वां लक्षण क्या है जिससे पहचान हो सके कि भाई ये सजीव है। एडोप्शन, इसे हिंदी में कहा जाता है अनुकूलन। आपने जब आप 10वीं में पढ़ा होगा बेटा, आपने अनुकूलन के बारे में बहुत पहले भी पढ़ाया जाता है कि अनुकूलन क्या होता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है भैया? एडॉप्शन, अनुकूलन कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं बेटा, तो जो गिरगिट होता है जिसे अपन आम भाषा में करकटिया कहते हैं, करकटिया बेटा, जो गिरगिट होता है वो गिरगिट खतरे के समय अपना रंग बदल लेता है, ना। तो जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है बेटा, वो सजीवों का एक लक्षण है, एडॉप्शन, अनुकूलन कहा जाता है। तो अनुकूलन, ये जो एडॉप्शन है, ये सजीवों का एक कैरेक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई। 10वें कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा, ये हमारा सजीवों का अंतिम कैरेक्टर है, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। बेटा सभी का जीवन चक्र होता है, सबकी एक निश्चित सीमा होती है, वहां तक कि वो चलता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। इतना आप सभी को पता है। जैसे हम हमारे ऊपर बात करें साथियों कि हमारा जीवन चक्र क्या है, तो आपको पता है भैया, शुक्राणु और अंडाणु, इनके बीच में निषेचन की प्रोसेस होती है। ये नर में बनते हैं और ये मादा में बनते हैं। तो भैया युग्मनज या फिर जिसे आप जाइगोट कहते हो, मानव जीवन की पहली कोशिका, इसका निर्माण होता है। सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। तो जब माँ के पेट में होता है बेटा, उसे कहा जाता है भ्रूण, और भ्रूण से बेटा किसका निर्माण होता है? शिशु का। और शिशु के बाद में बेटा जन्म होता है, जन्म के बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था के बाद में वयस्क होता है, और वयस्क के बाद में बेटा क्या आता है? बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद में भैया उसकी मृत्यु हो जाती है। यही जीवन चक्र है भैया, यही जीवन चक्र है, यही आपका लाइफ साइकिल है। सभी को इसी जीवन चक्र से होकर के गुजरना पड़ता है। तो लिविंग्स का एक कैरेक्टर यह है कि भैया जितने भी लिविंग्स हैं सभी का लाइफ साइकिल होता है, सभी का जीवन चक्र होता है। जिस तरीके से हमारा होता है उसी तरीके से पेड़ों का भी होता है और अन्य जीवों का भी होता है। जो लिविंग होते हैं बेटा उन सभी का होता है। तो ये 10 कैरेक्टर ऐसे हैं बेटा जिनसे पहचान होती है कि भैया ये लिविंग है और ये सजीव है। अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में पूछूं कि सजीव क्या होते हैं, सीधी सी बात है, जिनमें कोशिका होती है भैया वो सजीव है, जिनमें पाचन होता है वो सजीव है, जिनमें उत्सर्जन होता है बेटा वो सजीव है, जिनमें श्वसन होता है वो सजीव है, जिनमें प्रजनन होता है वो सजीव है, जिनमें लाइफ साइकिल होती है वो सजीव है, जो जिनमें अनुकूलन होता है, कहने का मतलब जो वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, वो सजीव है, जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है वो सजीव है, जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है बेटा वो सजीव है, जिनमें न्यूट्रिशन होता है, जिनमें पोषण होता है वो सजीव है। इतने सारे कैरेक्टरों के बारे में गाइज हमने 2 दिन की क्लास में बहुत अच्छे से जाना। अब साथियों हमारे यहां पर सजीवों के लक्षण खत्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा बायोलॉजी की कुछ ब्रांच है उनके बारे में। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गाइज। आइए समझते हैं बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच है और उनके जनक कौन कौन है और उनमें साथियों किन के बारे में अध्ययन करते हैं, किन के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके।
ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए बेटा, अब ध्यान से सुनना, आपको मैं बायोलॉजी की शाखा पढ़ाने वाला हूं। जब मैंने बेटा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन की शुरुआत की थी तो बेटा मैंने आपको यही बताया था बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है बेटा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बेटा सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। बायोलॉजी बेटा दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक होता है बायोज और एक होता है लोगोज। बायोज का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग, यानी कि सभी प्रकार के सजीव, सभी प्रकार के सजीव। और लोगोज का मतलब होता है बेटा टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। इस जगह से बेटा आपकी बायोलॉजी की डेफिनेशन, जीव विज्ञान की डेफिनेशन निकल के आती है कि सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये एक विज्ञान की शाखा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब गाइस, ये विज्ञान की स्वयं शाखा है, लेकिन भैया इसकी भी कुछ उप शाखाएं होती है, इसकी भी कुछ शाखाएं होती है। देखिए, नंबर एक पर बात करते हैं बेटा जूलॉजी की। लेकिन जूलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ कहानी और बताता हूं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? तो बेटा बायोलॉजी का जनक है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, अरस्तु। कौन है भैया? अरस्तु है, एरिस्टोटल है। ये एक ही नाम है बेटा, या तो आप एरिस्टोटल कह दीजिए या अरस्तु कह दीजिए, बात एक ही है। तो बायोलॉजी का जनक कौन है? एरिस्टोटल है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि जो बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, वो बायोलॉजी शब्द बेटा किसने दिया? तो भैया याद रखना 1802 में, वैसे डेट कभी पूछता नहीं है लेकिन कभी पूछ ले तो बता देना, 1801-2 की बात है। दो वैज्ञानिक थे बेटा, एक तो था लेमार्क और एक था भैया ट्रेविरेनस। इस लेमार्क और ट्रेविरेनस ने भैया बायोलॉजी शब्द दिया था। इस बायोलॉजी शब्द दिया था भैया किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बेटा हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, बायोज और लोगोस दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द है। बायोज का मतलब होता है ऑल लिविंग, सभी प्रकार के सजीव। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का फादर कौन है? तो एरिस्टोटल, अरस्तु है बेटा। और भैया बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिक थे बेटा, इन्होंने दिया। अब बायोलॉजी की कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर एक पर जूलॉजी, इसे हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। ये विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं। एनिमल, आप जानवर कहते हो, या फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव जाति के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है बेटा? उस शाखा को जूलॉजी कहा जाता है। मैंने कहा विज्ञान की जूलॉजी वह शाखा है जिसमें हम एनिमल्स व ह्यूमन बींग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। इतनी बात समझ में आ गई? गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जूलॉजी का जनक कौन है? तो कौन है भैया? वो ही है एरिस्टोटल, वो ही है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इस अरस्तु की एक बुक थी भैया जूलॉजी के ऊपर। कौन सी? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये पुस्तक थी। गाइज, पूरी बॉटनी का लगभग 60% हिस्सा जूलॉजी में आता है, जंतु विज्ञान में आता है। और यहां से ही गाइज हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। इस जूलॉजी में ही हम बेटा किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में।
ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव शारीरिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं। हम मानव शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, मानव शरीर के कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं, हमारी किडनी क्या करती है, हमारे लंग्स क्या करते हैं, हमारा हृदय क्या करता है, हमारे लीवर क्या करते हैं गाइज। ये सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। हमारी हड्डियों के बारे में, हमारी मांसपेशियों के बारे में, हमारे अंगों के बारे में अगर आपको हमारे शरीर के बारे में जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और बात करते हैं जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम ह्यूमन डिसीज पढ़ते हैं। मानव में जो भी रोग होते हैं बेटा, मानव रोग कहा जाता है ह्यूमन डिसीज को हिंदी में। मानव के रोगों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो होता है ह्यूमन डिसीज। मानव रोगों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को शायद पैथोलॉजी कहा जाता है। 1 मिनट में देख लेता हूं बेटा। हाँ भैया, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहा जाता है। रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पैथोलॉजी ही कहा जाता है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा था कि भैया मानव से संबंधित जितने भी रोग है भैया वो हम इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर में। ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन डिसीज और ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं बेटा, ह्यूमन न्यूट्रिशन। किस में पढ़ते हैं बेटा, ये हम पढ़ते हैं भैया किस में, इस जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, तो कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, ये सभी चैप्टर बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी कि जूलॉजी में पढ़ते हैं। और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 60% क्वेश्चन साथियों जूलॉजी से आते हैं। तो जूलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम एनिमल्स यानी कि जंतु, जानवरों के बारे में और ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जूलॉजी कहलाती है। और इसका जनक कौन है, एरिस्टोटल है। और एरिस्टोटल की एक पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। ऐसा कहा जाता है साथियों लगभग 500 प्रकार के जंतुओं पर, एनिमल्स पर भैया इस एरिस्टोटल ने अपना अध्ययन किया था, इसलिए इसे कहा जाता है साथियों जूलॉजी का जनक। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है, आ गई है गाइस। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच की। किसकी भैया, दूसरी ब्रांच की। गाइस अगर आपको पता है, अगर समझ में आ गया है गाइस तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी ब्रांच के बारे में। दूसरी ब्रांच के बारे में आपने सुना होगा बोटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान गाइस ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है भैया, बोटनी कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं है। इसके जनक कौन है भैया, तो इसके जनक है भैया थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस नाम के वैज्ञानिक है भैया। इन्होंने बोटनी के बारे, इन्हें बोटनी का जनक कहा गया है, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, इस थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है साथियों, बोटनी का जनक कहा जाता है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है। मैंने कहा कि बोटनी वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधों से संबंधित जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा साथियों वो सभी इसी में ही पढ़ाऊंगा। पेड़ पौधों के बारे में जो कुछ पढ़ाऊंगा वो सभी मैं आपको बोटनी में पढ़ाने वाला हूं। और इस बोटनी का जनक कौन है, थियोफ्रास्टस है। गाइज इसकी एक बुक है और उस बुक का नाम है भैया हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। ऐसा कहा जाता है लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों पर इस थियोफ्रास्टस नाम के वैज्ञानिक ने भैया अपना अध्ययन किया था, इसलिए इसे साथियों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगली ब्रांच है साथियों हमारी बोटनी की भैया, नंबर 3 पर माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान,
सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें बेटा हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान की वह शाखा है बेटा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस। और इस माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना गया है? तो बेटा याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना गया है एंटोनी वोन ल्यूवेनओको। क्योंकि भैया इसने किसकी खोज की थी? इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताया था। एंटोनी वोन ल्यूवेनओको गाइस बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक है, इसका साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने भैया आरबीसी, प्रोटोजोआ, शुक्राणु और भैया जीवाणु, इन सभी की खोज की थी। किसने? एंटोनी वोन ल्यूवेनओको। बहुत बड़ा योगदान रहा है साथियों इसका भी। और नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों हम। नंबर 4 जो ब्रांच है साथियों वो है हमारी जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। गाइज अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है जीन, और यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीन के बारे में अध्ययन करते हैं। जीन क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और वो शाखा कौन सी है? वो है भैया जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। और इस अनुवांशिकी का जनक कौन है? इस अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रिगर जॉन मेंडल, ग्रिगर जॉन मेंडल। ये ग्रिगर जॉन मेंडल गाइज अनुवांशिकी का जनक है। ये है गाइज आपकी बायोलॉजी की शाखाएं, और इन शाखाओं के जनक ये है। और इनमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं साथियों? मैंने अभी आपको फुल डिटेल में पढ़ा दिया है। कल से साथियों हम किसी नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपका बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है बेटा वो समाप्त हो चुका है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है द गाइज कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के जो शब्द है वो बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किस किस से मिलकर के बना होता है, बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं, सजीव क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण क्या है, सजीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं बेटा बायोलॉजी में। बहुत सारी चीजें पढ़ाई है गाइज मैंने, कहने का मतलब ये है इन 3 दिनों में। और 3 दिनों की ये क्लास गाय जब तक आपकी बायोलॉजी समाप्त नहीं हो जाती तब तक काम आने वाली है। इसलिए भैया इन 3 क्लासों को अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत काम की चीज है। और लास्ट में ये 10-5 मिनट में मैंने ये चीज जो आपको बताई है गाइज, ये बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के जनक के बारे में, बायोलॉजी शब्द के बारे में, बायोलॉजी की ब्रांचों के बारे में, इन ब्रांचों के जनक के बारे में, ये सभी चीजें आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कल से गाइज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।